अमन, बेटा उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया है। रसोई में खड़ी सुधा की आवाज फिर से घर में गूंजती है, लेकिन आज उसका बेटा अमन चुपचाप बिस्तर में पड़ा रहा। सुधा ने एक बार फिर आवाज दी, अमन, स्कूल नहीं जाओगे क्या? तभी अमन ने मुंह ढकते हुए धीमे लेकिन गुस्से से कहा, नहीं मां, मुझे स्कूल नहीं जाना। सुधा वहीं रुक गई। उसका हाथ थाली पर जम गया। एक पल को लगा कि आवाज सुनी गलत होगी, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए पूछा, क्यों बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? अमन बिस्तर से उठकर बैठ गया। उसकी आंखें गीली थीं। नहीं मां, अब स्कूल जाने का कोई फायदा नहीं, मैं पढ़ाई छोड़ना चाहता हूं। अब सुधा का दिल बैठ गया। उसने गहरी सांस ली, अपनी आवाज को कड़क बनने से रोका और बोली, बेटा, अगर स्कूल नहीं जाओगे तो कल को क्या करोगे? क्या मेरी तरह लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा लगाओगे? अमन चुपचाप मां की आंखों में देखता रहा, फिर फूट पड़ा, मां, जब आप थकी हारी बीमार होकर भी दिन भर काम करती है और फिर भी हमारी कोई इज्जत नहीं करता, तो मेरा पढ़ना किस काम का? मैं भी अब काम करना चाहता हूं। काश मैं बड़ा होता, मैं आपको आराम दिलाता। सुधा का चेहरा कांपने लगा। उसने जैसे तैसे आंसुओं को आंखों में रोके रखा। कुछ पल को दोनों मां बेटे खामोश हो गए। घर का छोटा सा कमरा जैसे ठहर सा गया। सुधा पास आकर अमन के सिर पर हाथ रखती है, बेटा, तुम्हारे पापा का सपना था तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा इंसान बनाना। उनकी मौत के बाद यही सपना मुझे जीने की वजह देता है। तुम मेरा सपना मत तोड़ो बेटा। अमन ने धीरे से पूछा, लेकिन मां, हम ये सब कैसे करेंगे? स्कूल की फीस इतनी ज्यादा है, ऊपर से उधारी वाले हर हफ्ते आते हैं, आपको ताने मारते हैं और आप चुपचाप सहती रहती हो। सुधा की आंखें भर आईं। वो सोचने लगी, हां, अमन गलत तो नहीं कह रहा। पति विकास की बीमारी के समय कितने ही अस्पतालों के चक्कर काटे थे। डॉक्टर ने एक दिन साफ बोल दिया, दोनों किडनी फेल है, ट्रांसप्लांट ही एक रास्ता है। पैसे नहीं थे, फिर भी सुधा ने हार नहीं मानी। गहने बिके, उधारी ली, घर गिरवी तक रखने की सोच ली, लेकिन फिर भी विकास को नहीं बचा सकी। वो दिन उसके जीवन की सबसे बड़ी हार थी। पति के जाने के बाद जिंदगी की असली लड़ाई शुरू हुई थी। पहले जो लोग भाभी जी कहकर घर में आते थे, वही अब सड़क पार कर जाते हैं। कोई फोन तक नहीं करता। सुधा ने ठान लिया था, जो कुछ भी बचा है वो अमन के लिए समर्पित है। लेकिन आज जब उसका अपना बेटा ही कह रहा था कि स्कूल नहीं जाऊंगा, तो जैसे भीतर से कुछ टूटने लगा था। उसी पल अचानक मोबाइल की घंटी बजी। स्कूल से कॉल था, मैम, हम बहुत बार फीस को लेकर नोटिस भेज चुके हैं। अगर अगले सप्ताह तक भुगतान नहीं हुआ तो हमें मजबूरी में स्कूल से नाम काटना पड़ेगा। सुधा ने धीरे से जी कहकर फोन काट दिया। स्कूल से कॉल रखने के बाद सुधा बुरी तरह टूट चुकी थी। उसी शाम अमन भी चुपचाप कमरे में बैठा था। सुधा ने हल्के से पूछा, बेटा, आज स्कूल में कुछ हुआ क्या? अमन पहले चुप रहा, फिर बुझे हुए स्वर में बोला, मां, आज सबके सामने सर ने मुझे डांट दिया। बोले, जब फीस नहीं दे सकते तो स्कूल क्यों आते हो? पूरी क्लास हंस रही थी। वो फफक कर रो पड़ा। मुझे बहुत शर्म आई मां, मैं वहां नहीं जाना चाहता अब। सुधा के सीने में जैसे कुछ चीर गया हो। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी मजबूरी को थप्पड़ मार दिया हो। लेकिन वो जानती थी, अब उसे हार नहीं माननी है। अब उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो अमन का सपना अधूरा रह जाए, या वो फिर एक और लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। शाम के करीब 4 बजे थे। सुधा बर्तन धोकर कपड़े सूखा ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। गेट खोला तो सामने एक बुजुर्ग खड़े थे। साधारण कपड़े, झुकी हुई कमर, लेकिन आंखों में गहराई थी। तुम ही विकास की पत्नी हो? उनकी आवाज भरी हुई थी। सुधा चौंकी। जी, मैं ही हूं। आप कौन? बेटी, क्या मैं अंदर बैठ सकता हूं? बहुत दूर से आया हूं, एक गिलास पानी मिलेगा? सुधा ने उन्हें भीतर बुलाया और पानी लाकर दिया। बुजुर्ग आदमी ने कुर्सी पर बैठते हुए अमन से पूछा, बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? अमन। जवाब छोटा था, लेकिन आंखें सवालों से भरी थीं। अब बुजुर्ग बोले, मेरा नाम हरिशंकर है।
तुम्हारे पापा विकास मेरी कंपनी में काम करते थे। एकदम ईमानदार, मेहनती और भरोसेमंद आदमी थे। उन्होंने मेरी कंपनी को तब संभाला जब मैं खुद बीमार था। कुछ साल पहले मैं इलाज के लिए विदेश चला गया। पीछे कंपनी की जिम्मेदारी मेरे बेटे को सौंप दी और लौटकर अब आया तो सुना कि विकास नहीं रहे। हरिशंकर की आंखें भर आईं। जब मुझे यह पता चला तो मेरी आत्मा कांप गई। जिसने मेरी बीमारी में मेरा कारोबार संभाला, मैं उसकी बीमारी में उसका साथ नहीं दे पाया। मुझे और कुछ नहीं कहना, बस एक बात कहने आया हूं। जब तक अमन 18 साल का नहीं हो जाता, विकास की पूरी सैलरी हर महीने तुम्हारे खाते में आएगी। ये मेरा वादा है, और अगर मैं न भी रहा तो ये वादा निभाया जाएगा। सुधा रो पड़ी। आप कौन लोग होते हैं सेठ जी, जो इस जमाने में भी किसी के लिए इतना करते हैं? आपने तो मेरी सारी उम्मीदें लौटा दी। हरिशंकर उठे, अमन के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, पढ़ लिखकर अपने पापा जैसा बनना, जिनकी जगह अब भी कोई नहीं ले सका। वे चुपचाप निकल गए। अगले दिन सुधा के मोबाइल में बैंक से मैसेज आया, 22,000 क्रेडिटेड। वो घंटों स्क्रीन को देखती रही, फिर अमन को गले लगा लिया। अमन बोला, मां, अब मैं स्कूल जाऊंगा, मैं खूब पढ़ूंगा और एक दिन पापा जैसा इंसान बनूंगा। वक्त बीतने लगा। हर महीने समय पर पैसा आता रहा। सुधा घरों में काम करना कम करने लगी। अमन की पढ़ाई फिर से पटरी पर आ गई। 3 महीने बाद एक दिन सुधा के मन में आया कि हरिशंकर जी से मिलकर धन्यवाद दे। वो पुराने पते पर गई। बंगले पर जाकर चौकीदार से पूछा, हरिशंकर जी हैं क्या? चौकीदार ने उदासी से जवाब दिया, मैडम, सेठ जी तो 15 दिन पहले ही गुजर गए। सुधा की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। क्या वो सिर्फ हमें संभालने के लिए लौटे थे? दोस्तों, कभी कभी भगवान इंसान के रूप में आते हैं, और हरिशंकर जी उसी ईश्वर की एक परछाई थे। अमन को पढ़ने का मौका सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं था, वो उसके आत्मसम्मान की वापसी थी। और आज अगर अमन अपने पापा की जगह नहीं बल्कि खुद की एक पहचान बना पाया है, तो उसके पीछे एक मां का संघर्ष और एक अनजान बुजुर्ग का दिया हुआ भरोसा है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें कि ये कहानी आपको कैसी लगी। और इस कहानी को ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिन्हें सच में इसकी जरूरत है। मिलते हैं फिर ऐसी ही एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।